तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस टॉपिक। टुडे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एंजाइम का डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैंने कंटेंट्स तैयार किया कि आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री उसकी पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है, ठीक है। और एंजाइम काइनेटिक्स, इनिबिशन, एक्टिवेशन है, स्पेसिफिसिटी, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे किसके अंदर, एंजाइम्स के अंदर। ठीक है, तो केमिस्ट्री फर्स्ट हो गया। क्लासिफिकेशन एंजाइम का पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब क्या हुआ, इसका आपको पहले जान लेना चाहिए कि एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम काइनेटिक्स, कोई भी रिएक्शन है, सपोज दैट ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो ए रिएक्शन की रेट, मतलब जैसे अगर एंजाइम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो 6 घंटे लग रहे हैं। अगर आप एंजाइम का यूज कर रहे हो तो वो आपके टाइम को कम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे उसकी रेट को वो बढ़ा रहा है, स्पीड अप कर रहा है, ये हम पढ़ेंगे। इनहिबिशन मतलब किसी भी किसी भी रिएक्शन रेट को कम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेशन, इसको भी पढ़ते हैं। स्पेसिफिसिटी मतलब थोड़ा बहुत सारी इसकी एंजाइम्स की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले हम केमिस्ट्री इसकी देखते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके कुछ मेजर पॉइंट्स को, एंजाइम का नेचर कैसा होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, करते क्या है वो, ठीक है, लाइक दैट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर 3D डायमेंशनल, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल मतलब देखो यहाँ पे बॉन्ड ये नीचे जा रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड नीचे जा रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ बॉन्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और क्या होता है, तो और दो प्लेन पे हैं कुछ, इसमें इस पेपर पे हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, मैंने आपको प्रोटीन्स पढ़ाया था जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो उसके ग्लोबुलर प्रोटीन्स किससे बनी होती है, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से बनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कैसे होते हैं, कंटेनिंग द टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। स्पेशल आरएनए स्पीसीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, कुछ आरएनए स्पीसीज एक्ट एज एंजाइम। एग्जांपल्स है उसका राइबोजाइम, और ए पर्टिकुलर राइबोजाइम, स्पेसिफिक राइबोजाइम कौन सा है, हैमरहेड राइबोजाइम, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव साइट के बारे में। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, जो सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड करती हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन होता है जो बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, ठीक है। और एक्टिव साइट्स में बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, जैसे कोफैक्टर है, टोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। और बहुत सारे रेजिड्यूज होते हैं। रेजिड्यू मतलब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे NH2S, CH3 है, लाइक दैट, ठीक है, जो हेल्प करते हैं किसमें, होल्ड द स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट से बाइंड करने में, ठीक है। एक्टिव साइट जनरली ऑक्युपाइज लेस देन 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम का 5% एरिया कौन कवर कर रहा है, एक्टिव साइट्स, ठीक है। एक्टिव साइट है स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। स्पेसिफिक शेप होता है किसका, एक्टिव साइट का, किसके कारण, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटीन से भाई आपका एंजाइम्स किससे बना है, प्रोटीन का, ठीक है। और उसकी एक्टिव साइट्स किससे बनी है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है हर स्पेसिफिक एंजाइम को, ठीक है। चेंज इन शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स एंड फंक्शन इन द एंजाइम, ठीक है। तो शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट इसका एक्टिव साइट को, जैसे आपके एक्टिव साइट है उस पर अगर टर्सरी प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है तो उसका शेप अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। ऐसे ही अगर क्वार्टरनरी है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम, और एंजाइम के फंक्शन को वेरी भी करेगा, क्योंकि उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर है वो दूसरा रिस्पॉन्स देंगी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दूसरा रिस्पॉन्स देंगी, ठीक है। एक्टिव साइट्स मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, ठीक है। तो एक्टिव साइट्स टू टाइप्स के, फर्स्ट बाइंडिंग साइट एंड सेकंड कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट क्या होता है, इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू एक्टिव साइट। बाइंडिंग साइट क्या करती है, सबस्ट्रेट को चूज करती है कि सबस्ट्रेट के किस पार्ट को बाइंड करना है, ठीक है। किससे बाइंड करना, एक्टिव साइट से, ठीक है। कैटालिटिक साइट का इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो एक तो बाइंडिंग साइट हो गई, तो बाइंडिंग जब बाइंड करेगा तब उसका दूसरा कौन सा है, कैटालिटिक साइट, ठीक है, तो उसमें रेस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कोफैक्टर आपके क्या है। कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो
ये कोफैक्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीन प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, या नॉन प्रोटीन मालिक्यूल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल, ठीक है, विच कैरीड आउट केमिकल रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये भी हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20, जो 20 अमीनो एसिड के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते, वो कौन से परफॉर्म करते हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर रिप्लेस कर रहे हैं 20 अमीनो एसिड्स को, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर अमीनो एसिड भाई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स नहीं है, अब प्रोटीन्स नहीं है तो अमीनो एसिड उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इनका नेचर दूसरे टाइप का होता है, ठीक है। कोफैक्टर्स, अब इनका नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक कैसे होंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका कोफैक्टर है, और ये आपका इनएक्टिव प्रोटीन है। विदाउट द कोफैक्टर द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव, ठीक है। तो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर जरूरी है। ये जब इससे अटैच होगी तभी आपका एंजाइम फंक्शनल होगा, ठीक है। अब देखो, एक्टिव प्रोटीन से आपकी बाइंडिंग साइट अटैच हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, आपके लिगेंड्स। लिगेंड्स मतलब रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट मतलब मैंने आपको बताया था जब आपको ड्रग्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया था कि ड्रग कैसे किसी भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ड्रग जाके ड्रग एक्ट एज ए सबस्ट्रेट देयर, ठीक है। तो ड्रग कैसा काम करती है, सबस्ट्रेट जैसा, और जाके एक पर्टिकुलर एंजाइम्स या रिसेप्टर, ठीक है, उससे बाइंड करती है। तो ये आपके लिगेंड, ये कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, ये किससे बाइंड करेगा, एक्टिव साइट के कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ग्रुप से, ठीक है। तो ये आपकी बाइंडिंग साइट हुई, ये आपके क्या है, एक्टिव प्रोटीन्स हुई। और कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स को एक्टिवेट भी करते हैं और बाइंडिंग में भी किसके, सबस्ट्रेट के हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये भी एंजाइम्स की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड रिक्वायर्ड Zn+2 फॉर इस एक्टिविटी। तो यहाँ पे Zn क्या है, इनऑर्गेनिक मेटल है, ठीक है, जो कि कार्बोनिक, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कब फंक्शनल होगा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जब उसको Zn+ मिलेगा, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज है कोफैक्टर Mg2+, तो ठीक है। तो ये एंजाइम्स है जो Mg2+ जब इससे अटैच होगा तभी ये एक्टिव होगा। बात समझ में आई। कार्बोनिक एनहाइड्राइड तब एक्टिव होगा जब उसको Zn2+ अटैच, मतलब उसके पास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एक्टिविटी एंजाइम, जैसे ग्लाइकोजन फास्फोरिलीजेस, ठीक है। ये क्या है आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर, रिक्वायर्ड द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पिरिडॉक्सिल फास्फेट, ठीक है। तो पिरिडॉक्सिल फास्फेट क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब हम कोफैक्टर को फर्दर डिवाइड करते हैं। ये किसमें किसमें डिवाइड होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, इज ए टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। एग्जांपल्स है फ्लेविन, हिम ग्रुप एंड बायोटीन। तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो फ्लेविन, हिम ग्रुप एंड बायोटीन एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोफैक्टर। ये लूजली बाइंड होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं, डिफरेंस है इसमें। एग्जांपल है NAD+। तो NAD+ एक्ट एज ए कोएंजाइम। ये आपके कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव इज डिजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम। कोई भी एंजाइम से अगर आप कोफैक्टर हटा देते हो तो वो एक्ट एज ए एपोएंजाइम, ठीक है। तो कोफैक्टर हटाने पर वो क्या बन जा रहा है, एपोएंजाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एपोएंजाइम। तो एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर इफ रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ठीक है। तो थोड़ा एपो एंजाइम आपको पता होना चाहिए। एपो मीन्स कोफैक्टर हमने हटा दिया एंजाइम से तो बन गया एपो एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा है द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेटल साइन एंड अदर कंपोनेंट इज टर्म एज होलो एंजाइम्स, ठीक है। तो होलो एंजाइम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। होलो एंजाइम मतलब होल, उसके अंदर सब चीज है, ठीक है। ये आप थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबस्ट्रेट। तो ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है आपके कोई भी अदर मतलब बाइंडिंग एजेंट्स हो सकता है, ठीक है। आप ड्रग मान के चलो एक्ट एज ए सबस्ट्रेट।
किससे ज्वाइन करेगी, ये आपकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे क्या होता है, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से मैंने बोला आपको, जैसे जिंक 2+, Zn+, Mg2+, ये मतलब स्पेसिफिक एंजाइम में होते हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट के ज्वाइंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। किससे बाइंड करेगी, सबस्ट्रेट बनाएगी, क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट इज बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट, ठीक है। ये एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, एक्ट एज ए रिएक्टेंट हियर, ओके। व्हेन ए सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम इट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, अब थोड़ा हम बात करते हैं साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस के बारे में। तो एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम क्या, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन्स क्या होती है, एक्ट एज एंजाइम, ठीक है। विच आर अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा होगा कि इंडोप्लाज्मिक की ये सतह मैंने बना दिया, ये कहाँ पे पाई जाएगी, न्यूक्लियस के चारों ओर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ स्मूथ होती है इंडोप्लाज्मिक, कुछ रफ होती है, ठीक है। रफ पे क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं तो एंजाइम के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कैरीड आउट बाय डीएनए। डीएनए बोलता है कि हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है और उससे एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू द डीएनए कोड, ठीक है। तो अमीनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीनियस नेचर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीएनए कोड, तो डीएनए कोड के अकॉर्डिंग आपके बॉडी के अंदर एंजाइम का सिंथेसिस होता है या अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है, आप कह सकते हो। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर जैसे आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे आपके क्या है, बॉडी के सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ इंट्रासेलुलर किसके, एंजाइम्स के, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर, एंजाइम सिंथेसाइज इन द सेल बट सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, सॉरी फॉर दैट, एक्स्ट्रासेलुलर क्या होते हैं, सिंथेसिस तो उनके सेल के अंदर ही हो रही है, बट वो फंक्शनल कहाँ हो रहे हैं, सेल के बाहर जाके वो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब इनका एक्स्ट्रासेलुलर का है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल्स इन द पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रीशन तो करती है, जो अपने लिए तो यूजफुल नहीं है, उसके लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन वो जब सेल फ्लूइड में जाते हैं, ठीक है, या मतलब सेल के बाहर उसके जाते हैं, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, फंक्शनल होते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स तो सेल के अंदर सिंथेसिस उनकी होती है, और कहाँ पे पाए जाने, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज इसका एग्जांपल है। एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है, सेल के अंदर सिंथेसिस होता है, बट वो फंक्शनल क्या होते हैं, सेल के बाहर, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया पैनक्रियाज, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में वो फंक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि वो ऐसा नहीं है कि हम एंजाइम यूज करें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, केवल वो रेट को बढ़ाते हैं, बस इतना ही काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, हमेशा ये एक फार्मूला ध्यान रखना। दे आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम कैटालाइज द वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एक एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम एक ही क्या, एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, इन देयर एक्शन, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एसिलेरेट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इस एंजाइम्स की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, स्मॉल अमाउंट में ही उसकी नीड होती है किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीएच पे वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और अगर आप उससे पीएच ज्यादा दे रहे हो, जिससे वो मतलब जिस सपोज दैट कोई भी एंजाइम 6 पीएच पे काम कर रहा है, अगर 7 दे रहे हो तो एंजाइम का नेचर समाप्त हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब भी वो उसका डिग्रेडेड हो सकता है, मतलब डीनेचर्ड हो सकता है, ठीक है। एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है।
कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी है हमें उतना ही एंजाइम देना है, ठीक है। टर्नओवर नंबर क्या होता है, डिफाइंड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। वन एंजाइम से कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पर मिनट, वो क्या आपका कहलाएगा टर्नओवर नंबर। तो कैटालिस्ट टर्नओवर नंबर 6 × 106 पर मिनट, ये रख सकते हैं। कैटालिस्ट आपका एंजाइम है, उसका टर्नओवर नंबर कितना है 6 × 106 पर मिनट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम इज नेम अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट इट कैटालाइज, जो जिस भी सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है उसके बेस पे हम एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कर दे रहे हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर उसका नामकरण कर रहे हैं। सम एंजाइम्स वेयर नेम्ड बिफोर ए सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वाज फॉर्म, जैसे पेप्सिन, ठीक है, ये भी एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड रेनिन, ये सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स में एज लगा होता है, ठीक है। एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर नेम, जैसे हाइड्रोलेज, ठीक है। तो हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलेज एंजाइम फॉर कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस को अगर कैटालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलेज, ठीक है। मल्टोज प्लस वाटर, ठीक है। मल्टोज का अगर हम ब्रेक डाउन करना है तो मल्टेज यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट टू, जिससे बना होगा। तो मल्टोज किससे बन के बना होता है, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसके बेस पे हमने यहाँ मल्टेज यूज कर लिया, ठीक है। तो मल्टेज क्या करता है, इसको तोड़ देता है किसमें, जिससे बना होता है। बना होता मतलब प्रिकर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना होता है, तो उसमें ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज, मल्टोज को ब्रेक करने के लिए मल्टेज, सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेलुलेज, लिपिड को लाइपेज, स्टार्च को एमाइलेज, प्रोटीन्स को प्रोटीएज, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं उसके, बनेगा क्या, लैक्टोज मिल्क ग्लूकोज जो गैलेक्टोज से बना होता है तो उसमें ये हाइड्रोलाइज होगा। मल्टोज टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज एक ग्लूकोज का पॉलीमर है। लिपिड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, उसको लिपिड बोलते हैं। स्टार्च मल्टोज से बना होता है। प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों में वो जब ए एंजाइम यूज करेगा तो इसमें ए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन, ठीक है, आईईसी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। तो कौन से मतलब रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है इसका। 6 मेजर क्लासेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइस, आइसोमेरेज एंड लाइगेज, ठीक है। तो ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की। ऑक्सीडो रिडक्टेज जैसे कि नेम एंजाइम ये शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा और रिडक्शन करेगा, ठीक है। ट्रांसफेरेज मतलब किसी भी केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस के लिए यूज हो रहा है। लाइजेस मतलब ये क्या करेंगे, नॉन हाइड्रोलिटिक एंजाइम बॉन्ड को क्लीव करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे। आइसोमेरेज क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है, आइसोमेराइज करेगा ग्रुप को। लाइगेज क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड को सिंथेसिस करेगा और किसके किसके बीच में, बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये सारे आपका एंजाइम्स हैं। ऑक्सीडो आपको बस इतना ध्यान रखना है ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल्स क्या है और रिएक्शन किस टाइप को और किस पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज लैक्टेट डिहाइड्रोजन एक्टेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेज एक्टेज है, हेक्सोकाइनेज एक्टेज है, ट्रांसफेरेज, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल कौन सा है, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसिस का क्या है, फ्यूमरेज। आइसोमेरेज का क्या है, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। आइसोमेरेज तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा क्योंकि इसमें आइसोमरेज लिखा हुआ है, ठीक है। और आइसोमेरेज लाइगेजेस क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो लाइगेजेस का बेस्ट एंजाइम है, एग्जांपल्स क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज किस टाइप की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ट्रांसफरेज किस टाइप की रिएक्शन करवाता है, मतलब केमिकल ग्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। तो ट्रांसफरेज नाम दे दिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, हेक्सोकाइनेज। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे मैकेनिज्म उसकी होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा आपको तो मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं क्योंकि शायद स्लाइड ज्यादा है। आपको बेसिक, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी हैं और कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन पे
मतलब किस रिएक्शन पे यूज हो रहा है, ठीक है, और उसका एंजाइम्स का एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक उसके फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, इस तरह से। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन बाय टू पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, एक है थर्मोडायनेमिक, अगर टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, एंड प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द टेम्परेचर नहीं यहाँ पे, बट थर्मोडायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, और प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट, कुछ एक्टिव साइट पे चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव एनर्जी बैरियर्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, तो वो बी, जो सपोज ए है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, वो एक्ट एज ए रिएक्टेंट, यू कैन से सबस्ट्रेट आल्सो एक्ट एज ए रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, बी में, ठीक है। तो एक बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो बी में चेंजेस उसमें, मतलब बी में कन्वर्ट होगा, मतलब कहने का रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कब कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक बैरियर, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एक उसको बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, उस बैरियर क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो द डिफरेंस इन ट्रांजिशनल स्टेट एंड सबस्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन बैरियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बैरियर को जब क्रॉस करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे कोई एंजाइम यूज नहीं किया गया, तो इसका बैरियर जो है ज्यादा है, ठीक है, मतलब डेल्टा जी प्लस, ये होता है गिब्स एनर्जी, थोड़ा ध्यान रखना, बीएससी में है ये, इंटर में भी है। तो डेल्टा जी इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, जो जिसमें एंजाइम यूज नहीं किया गया है। इसमें हम रिएक्शन में एंजाइम यूज करें तो इसका ट्रांजिशन स्टेट देखो कम हो गया है, ये रिएक्शन कहलाएगी कैटालाइज, मतलब हम एंजाइम्स इसमें यूज किए हैं, ठीक है, और कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। हम यहीं पे आपको ये ब्रेक मतलब छोड़ें, 22 स्लाइड मैंने थोड़ा दिखाया है, तो थोड़ा बहुत आप इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। इसके बेस पे ही क्वेश्चंस जो भी बनेंगे इसके बेस पे ही बनेंगे, ठीक है। तो आप इतना देख लो, एंजाइम में इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। आगे अगर कोई आपको पढ़ना है आगे, ठीक है, तो हम आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ठीक है, ये ग्राफ जो है आपको दिमाग में होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बस यही बनता है कि वो डेल्टा जी को कम कर देते हैं, ठीक है, या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, या एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपका मैंने एंजाइम कवर कर दिया, आप बचता है थेराप्यूटिक्स, ठीक है, उसको भी आज हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है।